परफेक्ट वर्ल्ड की होने वाली है और हो सके तो हम लोग और भी एपिसोड्स लेकर आएंगे शाम तक। लेकिन एक्स्ट्रा वीडियो परफेक्ट वर्ल्ड की मैं नहीं कह सकता, और कल मेरा एग्ज़ाम है तो वीडियो लेट हो सकती है। खैर मैं डाल दूंगा, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, हमें दिखाया जाता है एपिसोड के स्टार्टिंग में बाकी लोग इसी बात से घबरा गए थे। उन सबको लग रहा था सिंह पहले ही हटा देना चाहिए था, ये तो मार दो या पकड़ लो, उसे यहाँ ऊपर फेंको। एक जवान जोर से चिल्लाता है, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट थी। हाँ, ऐसा ही मरने देते हैं। दूसरा कहता है, हमारे इलाइट लोग बेकार में मरेगा, उनको घुटनों पर आकर उन्हें ग्रेव पर माफी मंगवानी है। जवान जवान धड़क भड़क रहे थे। उत्साह, नफरत और ठंडी हत्या का भावना में थी। जिंदा पकड़ना ज्यादा बेहतर होगा, एक एल्डर धीरे से कहता है। सिहाउ के बॉडी में कई सारे राज छुपे हो सकते हैं। फियरलेस लायन का बड़ा पंजा झील के बीच सिहाउ पर गिरा। गोल्डन लाइट फूट पड़ी, पूरी झील कांप उठी। वो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में था, इस वजह से अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर पा सकता था। पानी के नीचे सिंह महसूस करता है उसकी बॉडी टुकड़ों में टूट रही है। ये झील एक भयानक मील की तरह थी जो गॉड डेमन दोनों को रिफाइन कर सकती थी। खून उसके पूरी बॉडी से बह रहा था, फिर भी उसकी बॉडी चमक रही थी जैसे कोई गिरता हुआ स्टार हो जो फाइनल अटैक करने वाला हो। लेकिन हालात सिहाव के खिलाफ थे। जख्म गहरे थे, लाइफ फोर्स गिर रही थी झील के दबाव में। जब पंजा गिरा, सिहाव को भयानक चोट लगे। गोल्डन हुक उसके शरीर को छू गया, मांस फट गई, हड्डियां तक दिख गई। इंटरेस्टिंग, फियरलेस लायन कहता है, इस झील में भी तुम हिल सकते हो। किनारे पर खड़े सब लोग हिल गए। उन्होंने खुद ट्राई किया था। हर चीज यहाँ आकर खुल जाती है। पर सिहाउ के कंधे से खून फूट पड़ता है। दाहिना हाथ लगभग अलग हो जाता है। उसकी टांग कांपती है, हड्डियां टुकड़ों में टूट जाती हैं। अब लायन को अटैक करने की भी जरूरत नहीं थी, सिहाउ खुद ही टूट रहा था। सीने में खूनी सुराख बन जाता है, पसलियां टूट जाती हैं, झील का पानी अंदर घुसने लगता है। हे, गोल्डन लायन ठंडी हंसी के साथ हंसता है। बस हल्का सा घूम दिया और काम खत्म। किनारे पर कई यंगस्टर्स जल उठते हैं। वांग आखिरकार गिर रहा था। तभी सिहाउ एक अजीब सा एहसास फील करता है। एक बहुत छोटी सी लाइट का बॉल कमजोर सी लाइफ फोर्स छोड़ रहा था। इसी वजह से वो थोड़ी मैजिकल फोर्स संभाल पाता है। हरकतें थोड़ी तेज हो जाती हैं। वो थी विलोडाइटी टेक्निक चलाता है। हाथ, टांग, सीना सब ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन हीलिंग बहुत स्लो थी। झील का नुकसान ज्यादा था। ये फियरलेस लायन महसूस करता है। उसका मन हिल जाता है। अगर सिहाउ टिक गया, अगर दूसरा इमोर्टल बन गया तो सब खत्म होगा। हॉन्ग के साथ गोल्डन पंजा फिर गिरता है, इस बार संदूक की तरह। सिहाउ टकराता नहीं। वो महसूस करता है शायद ये अत्याचार उसके बॉडी को मजबूत बना रहा है। अब सिर्फ एक चीज जरूरी थी, किसी भी तरह जिंदा रहना। वो धीरे धीरे किनारे की तरफ हिलता है। झील उसे पूरी तरह बांध नहीं पाती, लेकिन गोल्डन लायन यहाँ का मालिक था। उसका क्लॉ लाइटनिंग की तरह आता है, लगभग भावों के बीच। उसे मार दो, एल्डर्स चिल्लाते हैं, यही खत्म करते हैं। गोल्डन लायन ठंडी आवाज में कहता है। उसके गोल्डन बॉडी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। नई स्किन रेशमी कपड़े जैसे चमक रही थी। डिवाइन फोर्स फैल जाती है, ऑर्डर की चैन हवा में भर जाती हैं। सिंह गहरी सांस लेता है। किनारे पर शिकार देखते भाग, नीचे मौत की झील, सामने फियरलेस लायन। आखिर में वो दांत भींचता है, संदूक को पकड़कर सीधे झील की तल की तरफ डूब जाता है। जिंदा या मरा, कम से कम अपनी मर्जी से। संदूक मतलब वही ना, वुडन चेस्ट। अब यहाँ संदूक लिख दिया, मैं क्या बोलूँ भाई अब यार, अब मेरे को पता नहीं। ठीक है, लेकिन सिंह रुकता नहीं। बॉडी फट रही थी, अंदरूनी ये बॉडी इनर पार्ट्स टूट रहे थे। सर तक में क्रैक्स आ चुके थे। इतनी मजबूत बॉडी भी चीनी मिट्टी की तरह टूट रही थी। गोल्डन लायन रुक जाता है और नीचे गया तो उसकी गोल्डन बॉडी ही खत्म हो जाती।
वो ठंडी नजरों से देखता है। सी हाउ और नीचे डूबता जा रहा है, बॉडी टुकड़ों में बदलती जाती है। तब जाकर वो सांस छोड़ता है। लायन पानी के ऊपर आता है, चेहरा अंधे डार्क मतलब काला हो चुका था। हुआंग मर चुका है, वो कहता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वुडन चेस्ट निकाल लूंगा। किनारे पर सन्नाटा छा चुका था। पर जाना ही मौत है, मतलब सरफेस यानी ना सबसे नीचे, ठीक है, जाना ही मौत है। गोल्डन लायन बोलता है, वहां पुराने मॉन्क्स के अवशेष हैं, वहां कोई जिंदा नहीं रह सकता। और सी हाउ अब उस गहरे अंधेरे में खो चुका था। जब किनारे पर खड़े सभी क्रीचर्स ने यह बातें सुनी तो उनके दिल हिल से गए। सबकी भवें सिकुड़ गई। ये जगह इतनी हिस्ट्री छुपा कर बैठी है क्या? बुड्ढों का ब्यूरियल ग्राउंड, इमॉर्टल मॉन्क्स की हड्डियों का पूल, सोचकर ही ठंडी सी दौड़ गई उनके रगों में। खासकर उनके लिए एंशियंट मॉन्क ब्लड लाइन का इनहेरिटेंस थे। उनकी आंखों में यह जगह होली, एक्सेप्शनल, ऑस्पिशियस थी। पर सबको लगा जैसे बॉडी के अंदर से जान जम रही हो। ऐसा लग रहा था सभी को। ये डिवाइन प्रीशियस लिक्विड है क्या? एक यंगस्टर लगभग हकलाते हुए बोला। यह हद से ज्यादा टेरिफाइंग सीन था। कुछ लोग सोचते हैं शायद ये लेक रिनकार्नेशन क्रिएट कर रही है, ऐसी जगह जो रिबर्थ का रास्ता बन सकती है। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक पर कौन डरेगा नीचे जाने की? किसमें हिम्मत करेगा नीचे जाने की? फियरलेस लायन के वर्ड सब समझ गए थे। वर्ड से सब समझ गए थे। लेक बॉटम तक जाना उसके लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर फिर भी सवाल वही, रूटेन वुडन चेस्ट का क्या होगा? ठीक है, काफ़ी ग्रेट कल्टिवेटर्स के लिए ये हेडेक बन चुकी थी। इस बीच फियरलेस लायन चुप हो गया, आंखें बंद, पूरी पावर से अपना अनमेस्ड गोल्डन बॉडी फॉर्ज करने लगा। वो लेजेंडरी मॉन्क एक्सपर्ट बनने के बिल्कुल करीब था। उसकी फैमिली ही एंशियंट मॉन्क ब्लड लाइन के साथ रही थी, पहले ही मतलब जुड़ी हुई थी, इसलिए वो जानता था ये इनहेरिटेंस कितनी टेरिफाइंग है। किनारे कुछ ग्रेट कल्टिवेटर्स पुरानी कहानियां याद करते हुए कहते हैं, सुनने में आया था 9 हेवंस स्पेसिफाई करने के बाद जब हमारी आर्मी एक छोटे टेम्पल तक जाकर उनसे टकराई थी, सिर्फ कुछ बंदे मॉन्क्स थे, कुछ बुढ़े मॉन्क्स थे, पर पूरी आर्मी ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई थी। कहते हैं एक छोटा नोविस बुद्धिज्म मॉन्क भी था, उम्र कम, पर उसकी भी एक पूरी आर्मी मिटा चुकी थी उसकी भी पावर ने। एंशिएंट मॉन्क ब्लड लाइन नाम आते ही लेजेंड्स खुद ब खुद निकल आते हैं। लिटिल लायन एक ग्रेट कल्टिवेटर पूछता है, पक्का है तुम लेक बॉटम जा पाओगे? चेस्ट ला पाओगे क्या? फियरलेस लायन कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, इशू नहीं होना चाहिए। पर अंदर से वो भी श्योर नहीं था। अगर लेजेंड सच हुए तो यह जगह इमॉर्टल मॉन्क किंग से भी एंशिएंट हो सकती है। सबको डर था कहीं रूटेन वुडन चेस्ट हाथ से न निकल जाए। हेवनली आइस खोले गए पर लेक वाटर पेनेट्रेट ही नहीं हुई। डिवाइन परसेप्शन भी अप्रोच करते ही डिवॉर हो गई और नीचे लेक के नीचे सी हाउ की बॉडी टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। प्रिमोडियल स्पिरिट भी शरीर को छोड़कर बिल्कुल करीब थी, छोड़ने के बिल्कुल करीब थी। ये इंजरी डेथ से भी बिल्कुल पास ले जा चुकी थी। पूरा जोर लगाने के बाद भी लेक वाटर की पावर उसे कंप्लीटली डिसॉल्व करने वाली थी। सिहाव के मन में एक खतरनाक ख्याल आया, क्या ये लेक काउंटलेस एक्सपर्ट्स के डिकम्पोजन से बनी है, मतलब लाशों के डिकम्पोज होने से बनी है, ठीक है? अगर हाँ तो ये जगह सच में टेरिफाइंग है। सिहाव का रास्ता है, फ्रंटल बोन पूरी तरह फट जाती है, लेक वाटर सीधे प्रिमोडियल स्पिरिट पर पड़ती है। क्रैक्स, मल्टी कलर्ड लाइट, सब कुछ कोलैप्स के करीब आ चुका था। गैदर फॉर मी, सिहाव गुस्से में दहाड़ता है। टूटा हुआ शरीर विलो डाइटी के मेथड से जबरदस्ती जोड़ा जाता है। वो स्ट्रगल करता है, रिस्टोर करने की कोशिश करता है। ब्रेक थ्रू यही मोमेंट है, सिहाव धीरे से कहता है। होंग के साथ डिवाइन लाइट बॉडी के अंदर फट पड़ती है, गेट्स खुलते हैं, वाइटलिटी बाहर आती है, फ्लेश हील होते हैं, प्रिमोडियल स्पिरिट स्टेबलाइज हो जाती है। पर इसी वक्त लेक और भी ज्यादा वायलेंट हो चुकी थी। लेक बॉटम से गोल्डन पावर उठती है और सीधे सिहाव को क्रफ कर देती है। डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज के पुराने दाव इंजरीज यहाँ आकर
और भी वर्स हो जाते हैं। ये कैसी पावर है, आखिरकार क्या है? सी हाउ शॉक में सोचता है। ब्रेक थ्रू फोर्सफुली रोकी जा चुकी थी। बॉडी फिर से टूटती है। प्रिमोडियल स्पिरिट स्कल से अलग होकर फ्लिकर करता है। गोल्डन पावर उसे इरेज करने पर तुली थी और फिर वो लेक बॉटम तक खींच लिया जाता है। यहाँ लेक और भी डेंस होती है और जो सी हाउ देखता है उसका दिल हिल जाता है। हड्डियों के ढेर थे, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। ऊपर का पानी होली लगता था पर नीचे का सीन प्योर हॉरर की तरह था। टेरिफाइंग। ये है एंशिएंट मॉन्क का प्योर लैंड, इंटरनल रेस्ट की जगह, मतलब मरने के बाद यही आता है, ठीक है। गोल्डन मल्टी कलर्ड लाइट इन्हीं बोन्स से निकल कर सी हाउ को रिफाइन करने लगती हैं। कुछ बोन्स जो पहले से ही गोल्डन है, डिवाइन ग्लो, और वो उसे कंप्लीटली बर्न करना चाहती थी। सी हाउ अब ह्यूमन फॉर्म में भी नहीं रहा था, बस फ्लेश और बोन्स, ब्रोकन बोन्स के मांस बचा हुआ था। मैं यहीं मर जाऊंगा क्या? वो मन ही मन में सोचता है, पर मना नहीं कर पर मन नहीं मानता यार, ठीक है। हॉन्ग के साथ शरीर फट जाता है। बॉडी ब्लड मिस्ट में बदल जाती है। बोन्स डस्ट जैसे बिखर जाते हैं। प्रिमोडियल स्पिरिट टुकड़ों में चमक उठती है, हर दिशा में फैलने लगता है। फिर भी सी हाउ गिव अप नहीं करता। सिंबल्स, टेक्निक, सब कुछ एक साथ एक्टिवेट होते हैं और तब एक स्क्रिप्चर साउंड गूंजता है। ये इम्पेरिसेबल स्क्रिप्चर है, ठीक है। सिंबल फ्लेश के साथ जुड़ते हैं, हर बार तोड़ते, बार बार गढ़ते, जैसे मिट्टी को बार बार पीस कर नया रूप दिया जा रहा हो। हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ टेम्परिंग के बाद वह फ्लेश फिर से हिलने लगती है। बोन्स उगती है, बॉडी दोबारा शेप लेती है। सी हाउ रोर करना चाहता है हर प्रिमोडियल स्पिरिट पर प्रिमोडियल स्पिरिट अभी भी फ्रैगमेंट में थी। इम्पेरिसेबल स्क्रिप्चर फ्लेश के लिए नंबर 1 है। हर प्रिमोडियल स्पिरिट पर प्रिमोडियल स्पिरिट का क्या होगा? वो अभी भी डेंजर में थी। फ्रैगमेंट्स स्कल की तरफ भागते हैं पर लेक बॉटम की एक गोल्डन स्कल उन्हें खींच लेते हैं। आखिर में प्रिमोडियल स्पिरिट के टुकड़े चेस्ट के अंदर जाकर इनर ऑर्गन्स में मर्ज हो जाते हैं। रिकंस्ट्रक्ट फ्लैश भी, प्रिमोडियल स्पिरिट भी, सी हाउ लो वॉइस में कहता है। इम्पेरिसेबल स्क्रिप्चर घूमती है, बॉडी हील होती है और उसके इनर ऑर्गन्स के अंदर एक मिस्टीरियस पैलेस बन जाता है जहां प्रिमोडियल स्पिरिट फ्रैगमेंट्स कंस्ट्रक्ट होने लगते हैं। फ्लैश धीरे धीरे फॉर्म लेने लगता है, रिकंस्ट्रक्ट होने लगता है। यह प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट था। लेक वाटर की टेरिफाइंग पावर के सामने सी हाउ का इम्पेरिसेबल स्क्रिप्चर असली वैल्यू दिखाता है। लेकिन ऐसी प्रोसेस के दौरान जो प्रिमोडियल स्पिरिट भाग कर आई थी वो उसके इनर ऑर्गन्स के साथ मर्ज हो जाती है। सी हाउ महसूस करता है उसकी बॉडी के अंदर 5 विस्केरा चमक उठते हैं। वो धीरे धीरे इंस्टिंक्ट हो जाते हैं और फिर 5 पैलेसेस का फॉर्म ले लेते हैं। ये 5 पैलेसेस उसके प्रिमोडियल स्पिरिट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बाहर से कोरोजन अभी भी चल रही थी। लेक वाटर अभी भी फ्लेश को डैमेज कर रही थी, प्रिमोडियल स्पिरिट का डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश कर रही थी। इम्पेरिसेबल स्क्रिप्चर की वजह से फ्लेश पर स्ट्रेंज सिंबल्स कंडेंस हो गए थे। इसके लिए बॉडी दोबारा इतनी आसानी से एक्सप्लोर नहीं हो रही थी, पर प्रिमोडियल स्पिरिट के लिए कोई स्क्रिप्चर का सपोर्ट नहीं था। इसी वजह से वो एक्सट्रीमली वीक थी। और भी एक मिरेकल हो गया। सी हाउ की फ्लेश के इनर ऑर्गन्स सच में पैलेसेस बन गए थे और उन्हें प्रिमोडियल स्पिरिट को पूरी तरह शेल्टर दे दी थी, यानी कवर कर लिया था, ठीक है। यह सब अचानक हुआ था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। इस स्टेट में सी हाउ एक अजीब सी शांति महसूस करता है। न डर, न टेंशन, न एंजाइटी। वो बस इमोशनलेस ऑब्जर्व करता है अपने अंदर हो रहे चेंजेस को। कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक कहावत हमेशा से रही है कि लिविंग बींग्स के पास मेन लाइफ के अलावा 5 मोर लाइफ्स होती हैं जो वर्ल्ड के 5 एलिमेंट्स से लिंक्ड होती है।
पर इन्हें ट्रूली एक्टिवेट करने के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल प्रोसेस माना जाता है। नॉर्मली जब कोई मरता है तो बस मर जाता है, कुछ और नहीं। सिर्फ स्पेशल केसेस में ऐसा होता है जो सोल डिस्ट्रॉय होने के बाद भी कुछ जिंदा रह जाए। इसी को कहते हैं 5 लाइफ्स ऑफ कॉन्सेप्ट। वाह यार, यहाँ तो फिजिक्स विजिक्स सब घुसा रहे हैं भाई ये लोग, ठीक है। कुछ लोग सेकंड लाइफ जी पाते हैं क्योंकि उनकी 5 लाइफ्स में से एक एक्टिवेट हो जाती है और वो नई जिंदगी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। 5 लाइफ्स प्लस मेन लाइफ इक्वल्स टू 6 लाइफ। वाह, यहाँ पर देखो मैथ्स आ गया। इसी वजह से एंशिएंट टाइम्स में 6 डाउर इनकारनेशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे लोग, और इस बात पर सबसे आगे एंशिएंट मॉन्क ब्लड लाइन के 6 डाउर इनकारनेशन इमॉर्टल किंग थे। अब सीहाव अपनी बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस को देखकर एक नए पर्सपेक्टिव समझ चुका था। द 5 विस्केरा ओपन 5 गेट्स, ईच वन कनेक्टेड टू अ लाइफ, सीहाव धीरे से कहता है। वाह, इंग्लिश बोल रहा है ये, हमें क्या करना। वो सिर्फ मिस्ट्री देख रहा था, उन्हें पूरी तरह सीज नहीं कर पा रहा था, बस उनका बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहा था। ये सब इंस्टेंट कल्टीवेशन पाथ से इसी वजह से अलग थे। इस वजह से उसका कॉम्प्रिहेंशन भी अलग था। उसकी आज की अचीवमेंट का रीज़न यही था, बॉडी की सीड बनाकर अंदर के गेट्स को बार बार ओपन करना। इसी वजह से ये सीन विटनेस कर पा रहा था। उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट 5 विस्केरा के 5 प्लेसेस में नर्चर हो रहे थे, स्लोली रिकवर कर रहे थे। अभी के लिए उसकी प्रिमोडियल स्पिरिट 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, हर एक पार्ट एक पैलेस में, जैसे 5 गॉड्स वहाँ सक्लूजन में हो। पता नहीं कितना समय गुजर गया, फिर सीहाव की फ्लेश रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। प्रिमोडियल स्पिरिट धीरे धीरे रिस्टोर होने लगी। वो एक लाइट फूट छोड़ता है। 5 प्रिमोडियल स्पिरिट पार्ट्स पैलेस के बाहर निकलते हैं, एक दूसरे में मर्ज होते हैं और फिर कल के अंदर वापस चले जाते हैं। इसी वक्त सीहाव महसूस करता है ये रिकंस्ट्रक्शन बॉडी लेक वाटर की कोरोजन को टेम्पररीली स्टॉप कर रखी है। ये सीहाव शॉक हो जाता है, ये क्या है। वो शॉक में कहता है प्रिमोडियल स्पिरिट स्कल में वापस आ चुकी थी। 5 विस्केरा की प्लेसेस अभी भी मौजूद थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके इंस्टिंक्ट स्क्रिप्चर साउंड्स निकल रही थी। ये क्या था, आखिरकार था क्या ये। प्रिमोडियल स्पिरिट वहां थी नहीं तो फिर कौन चैंट कर रहा था। स्क्रिप्चर साउंड बहुत धुंधली थी, बहुत डिस्टेंस पर, जैसे हॉरिजॉन के एंड से आ रही हो, मतलब सर्कल के एंड से आ रही हो, ठीक है, जैसे ग्रेट वास्ट लैंड से रिपल होती हुई। सीहाव ध्यान से सुनता है पर कुछ समझ नहीं पाता। फिर भी कुछ और भी स्ट्रेंज होता है। 5 विस्केरा के अंदर एक इंस्टिंक्ट फिगर अपीयर होती है इमॉर्टल एनर्जी के साथ। 5 प्लेसेस 5 विस्केरा पर स्थित थे। मिस्ट्रीज और भी गहरी हो जाती हैं। वो फिगर पैलेस के अंदर नहीं जाता, वो उनके बीच के स्पेस में बैठ जाता है, बिल्कुल शांत, जैसे रिस्पेक्टफुली सुन रहा हो, जैसे उन्हें ग्रैप्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीहाव तुरंत पहचान लेता है ये वही क्रीचर है जो उसकी 3 ग्रेड दाग फ्लावर से निकला था। सीहाव शॉक में सोचता है ये वही था जिसने इमॉर्टल किलिंग गुलिटेन का हिट उसके लिए झेला था, जो रिइंकार्नेशन इम्प्रिंट से बंधा हुआ था। कुछ टाइम बाद वो फिगर चमक के साथ डिसअपियर हो जाता है। फिर दूसरी फिगर आती है, वो वही था जो इमॉर्टल मतलब ओरिजिन एनर्जी से बाउंड था। वो भी बैठकर सुनने लगता है। सीहाव कंफ्यूज हो जाता है, ये दोनों यहाँ क्यों आ रहे हैं, आखिरकार क्यों। सिर्फ सुनने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता, या कुछ और भी है। उसने महसूस किया था आज जो कुछ वो देख रहा है वो फ्यूचर में बहुत कुछ बदलने वाला है। 5 डिसवेरा प्लेसेस, इनमें अनइमेजिनेबल पावर छुपी हुई है। अभी वो लेक बॉटम पर था, हड्डियां के ढेर पर बैठा हुआ कल्टीवेशन स्टेट में। क्या अफसोस है, अगर प्रिमोडियल स्पिरिट के लिए भी इम्पेरिसिबल स्क्रिप्चर जैसे कुछ होता
तो क्या बात थी, सी हाउ सोचता है, पर वो जानता था ये अनरियलिस्टिक है। सब ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर एक ही आदमी को नहीं मिलते। उनके फ्लेश अब इस ट्रायल को धीरे धीरे विथस्टैंड कर रहा था, मतलब सी हाउ का फ्लेश मतलब इसके लिए अडेप्ट कर रहा था, ठीक है। सिर्फ प्रिमोडियल स्पिरिट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना था सी हाउ का काम। वो गोल्डन लायन जैसे नहीं था। वो लेक की डिवाइन एलिक्सर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहता था। उसके लिए यह जगह ब्यूरियल पूल थी, मतलब कब्रिस्तान थी, ठीक है। इस पावर को रिफाइन करना एंशिएंट मॉन्क्स कभी और अपने आप कभी डिसरिस्पेक्ट था। जब वो अपने ही गेट्स से एनर्जी रिलीज करना शुरू कर सकता है, मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इस कॉप्स डेविल पूल लिक्विड से क्या जरूरत है। सी हाउ इस प्रोसेस को सेल्फ टेम्परिंग मानता है, मेडिसिनल फर्नेस नहीं। गोल्डन लायन ने भी कहा था ये इनकारनेशन पूल है, पूल ऑफ टेम्परिंग है। कभी मेडिसिनल पूल उसने भी नहीं कहा था। अगर मैंने ये क्रॉस कर लिया तो क्या इसका मतलब कि मैं पास हो गया। सी हाउ रिलीफ की सांस लेता है ये सोचकर, और तब कचाक के साथ लेग बॉटम से एक शॉक वेव आती है। कुछ मूव कर रहा था। सी हाउ का स्काल नम हो जाता है। स्कल मतलब उसकी चमड़ी नम हो जाती है, ठीक है। हड्डियां उठती है और फिर एक गोल्डन स्केलेटन इमर्ज होता है। सिर्फ हेड मिसिंग था। गोल्डन स्कल जो पहले उसका प्रिमोडियल स्पिरिट खींचना चाहता था, वो खुद आकर स्केलेटन के नेक पर लग जाता है, रिकम्बाइन हो जाता है, और फिर वो गोल्डन स्केलेटन मूव करता है। बोन आर्म उठती है, हैंड स्प्रेड होते हैं, और सी हाउ हर स्ट्राइक करता है, मतलब सी हाउ पर स्ट्राइक करता है, ठीक है। सी हाउ शॉक हो जाता है, ऐसे कहते हैं। वो अटैक इम्पॉसिबल से टू डॉस था। पुफ के साथ सी हाउ खून उगल देता है। बॉडी क्रैक हो जाती है। पाम बिल्कुल मर्सीलेस थे। उसके उसके बॉडी पर सब क्रिएचर्स अब और वेट नहीं कर पा रहे थे। लिटिल लायन अभी तक गोल्डन बॉडी फॉर्ज नहीं हुई थी उसकी। एक ग्रेट कल्टीवेटर इम्पेशेंटली पूछता है, सून माय अनमेच्ड गोल्डन बॉडी विल बी फॉर्ज्ड। नहीं हुई? क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्यों नहीं हुई, मतलब वो पूछ रहा था, ये बताता है जल्दी ही हो जाएगी। लायन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, चिंता मत करो सीनियर, मैं नीचे जाकर वुडन चेस्ट ले आऊंगा। श्योर हो? किसी ने पूछा। हाँ, मैं एंशिएंट बुद्ध का 18 स्लैब्स का ट्रायल फेस करूंगा, गोल्डन बॉडी और परफेक्ट करूंगा और चेस्ट सरफेस पर ले आऊंगा। लायन जवाब देता है। फियरलेस लायन महसूस करता है कि अब बोलने का वक्त खत्म हो चुका है। वो चुप हो जाता है, पूरी तरह अपनी गोल्डन बॉडी फॉर्जिंग पर फोकस करता है। वो बीस्ट फॉर्म में ही लेक के ऊपर बैठ जाता है। पोस्चर डिग्निफाइड, पूरा शरीर एक ग्रेट सन जैसे चमक रहा था। गोल्डन लाइट हर तरफ फैल रही थी। उसके सर के पीछे बुद्धा एनर्जी उभर आती है, एक मिस्टीरियस हेलो बन जाता है। हल्की सी चैंटिंग साउंड हवा में गूंज उठती है। एल्डर गहरी सांस लेते हुए कहता है, यह छोटा लायन सिंपल नहीं है, सिर्फ वही मॉन्क्स को इंग क्या पता नहीं के इनहेरिटेंस के सबसे करीब होते हैं। बुद्धा और अब ब्रिलियंट इमेज बना सकते हैं। इसमें ये अचीव कर लिया उसने ये अचीव कर लिया, वो कहता है। लायन महसूस करता है वो एक अनमैच्ड मैजिकल बॉडी बना रहा है। अगर ये स्टेज कंप्लीट हो गई तो वो लेक के बॉटम पर जाकर एंशिएंट मॉन्क 80 स्लैब्स का बैप्टिज्म लेगा। मतलब 18 मतलब वही यार, मतलब 18 स्ट्राइक्स करते हैं ना बुद्धा, ऐसा वाला है। चाइनीज मैथोलॉजी में ऐसा ही चलता है, ठीक है, वही बात हो रहा है। उसकी वॉर बॉडी परफेक्ट हो जाएगी अगर ले लेगा तो। लेक के बॉटम पर सी हाउ महसूस करता है जैसे पूरा लेक जिंदा हो गया हो। वेव्स सर्च कर रही हैं। गोल्डन मल्टी कलर्ड लाइट एंडलेस फैल रही है। सारी लाइट एक ही जगह से आ रही थी। गोल्डन स्केलेटन, वो एंडलेस स्केलेटन रिमेन्स के बीच बैठा था, एक ब्लेजिंग स्पेयर ऑफ लाइट रिलीज कर रहा था। बुद्धिस्ट चैंट गरज रहे थे। डिवाइन लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग जैसे कोई इमॉर्टल मॉन्क दोबारा जन्म ले रहा हो, ऐसा हो रहा था। सीन डिवाइन भी था, पीसफुल भी, पर सी हाउ के लिए यह टेरिफाइंग था। सी हाउ महसूस करता है कि उसका सीना टाइट हो रहा है। वो जोर से खांस देता है, खून निकल आता है उसके सीने मतलब मुंह से। उसकी बॉडी धीरे धीरे टूट रही थी। गोल्डन स्केलेटन बस बैठा था, फिर भी सी हाउ को रेजिस्ट कर रहा था।
अचानक गोल्डन हैंड आगे बढ़ता है। वो पाम सीधे सीहाव पर पड़ता है। वेट अनइमेजिनेबल था, फोर्स डिवाइन थी। वो पाम मैजिकल आर्टिफैक्ट से न जाने कितनी गुना ज़्यादा पावरफुल थी। इम्पेरिसिबल बॉडी पर क्रैक्स फैल जाते हैं। सीहाव महसूस करता है जैसे हर बोन खींच कर ले जा रही हो। खून बॉडी के क्रैक्स से बचने लगते हैं। पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी। सिर्फ तीसरा स्ट्राइक था और लग रहा था जैसे बॉडी बिखर जाएगी। मतलब 2 स्ट्राइक हो चुके हैं, 1 स्ट्राइक और बॉडी सीहाव की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, सीहाव सोचता है ये कमजोरी नहीं है मेरी, इसका रियलम ही अलग लेवल पर है। सही नहीं यार, सीहाव कमजोर होता तो बात ही अलग थी। गोल्डन स्केलेटन जिंदा होता तो वॉइड द रियलम कल्टीवेटर को आसानी से मार देता, पर वो किलिंग स्ट्राइक नहीं था। 3 पाम्स एक के बाद बोन आर्म रुक जाता है। सीहाव हैरान होता है पर ज़्यादा सोचता नहीं। वो तुरंत हीलिंग करता है, स्टार्ट कर देता है। हीलिंग के दौरान वो अपनी बॉडी चेक करता है और उसे एहसास होता है हर पाम सीधे उसके वीकनेस पॉइंट पर लगी थी, जैसे फॉल्ट्स को मार्क कर रही हो। सीहाव अंदर से कांप जाता है। क्या ये गाइडेंस था? इतना टेरिफाइंग। वो इम्पेरिसिबल स्क्रिप्चर फुल फोर्स में चलाता है। हेवी लाइट सर्च करती है, वीक एरिया सॉलिड होने लगते हैं। सीहाव महसूस करता है ये सिर्फ स्क्रिप्चर का इफेक्ट नहीं, गोल्डन स्केलेटन के स्ट्राइक का असर भी था। अचानक पुफ के साथ गोल्डन लाइट दोबारा सर्च करती है। गोल्डन बूम आर्म उठता है और दोबारा स्ट्राइक करता है। इस बार फोर्स और ज़्यादा था। सीहाव जोर से खून उगलता है। कंडीशन पहले से भी वर्स्ट, पर इस बार वो डरा नहीं, उल्टा वो रिजल्ट का इंतजार करता है। 3 स्ट्राइक्स के बाद बोन आर्म रुक जाता है। सीहाव महसूस करता है जैसे पूरी बॉडी फॉल्ट से भरी हुआ हो। फिर वो समझ जाता है फॉल्ट्स मैग्नीफाई हो रहे हैं। नॉर्मल स्टेट में हेवनली आइज भी नहीं ढूंढ पाते, मतलब हेवनली आइज का भी यूज़ करता तो सीहाव नहीं ढूंढ पाता अपने फॉल्ट्स को। पर ये पाम अटैक करके बता रहा है। ठीक है, यानी टीचर होते हैं ना कि मार मार के सिखाते हैं, वैसे ही हो रहा है यहाँ पर। वो रिलैक्स करता है, हीलिंग करता है और हर वीकनेस को भरने लगता है। गोल्डन स्केलेटन दोबारा मूव करता है। इस बार पाम गेट्स पर पड़ती है। सीहाव महसूस करता है जैसे अंदर के गेट्स हिल गए हों। क्लियर लाइट बर्स्ट होती है। गेट्स पावर गेट्स से बाहर निकलती हैं। सीहाव शॉक में सोचता है ये मेरी कल्टीवेशन में हेल्प कर रहा है। गोल्डन स्केलेटन के पास कॉन्शियसनेस नहीं है, सिर्फ नेचुरल लॉ का इंस्टिंक्ट था। वो गेट्स को और खोलना चाहता था, पर एंड में गेट्स स्टेबल रहते हैं। अचानक गोल्डन हैंड सीहाव को पकड़ लेता है, उसे क्ले की तरह क्रश करता है। क्ले की तरह मुझे नहीं पता, ठीक है, क्रश कर देता है। सीहाव चीखने की करीब आ जाता है। शरीर टैटर्स में बदल जाते हैं, पर वो रिकवर करता है। फिर दोबारा क्रश होता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। मतलब वही यार, इसको बॉडी को ना रिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब स्ट्राइक्स 3-3 में नहीं, 1-1 करके आ रहे थे। हर बार रिकवरी का टाइम मिलता। अचानक गोल्डन हैंड सीहाव के प्रीमोडियल स्पिरिट को बाहर खींच लेता है। लाइट टैप होती है। डेंजर एक्सट्रीम लेवल पर। सीहाव महसूस करता है कोई लाइफ डेंजर नहीं है। उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट अब पूरी हो जाती है और ड्यूरेबल भी। स्ट्रेंथ कम नहीं और बढ़ जाती है। फिर गोल्डन हैंड उसके बॉडी पर स्ट्राइक करता है। ग्रेट द फ्लावर्स फुल्ली निकलते हैं। लिटिल फिगर रिवील होती है। उस पर रिनकार्नेशन इम्प्रिंट था। गोल्डन पाम पड़ता ही पुफ के साथ रिनकार्नेशन इम्प्रिंट निकलकर वापस सीहाव के हाथ पर आ जाता है। सीहाव महसूस करता है जैसे कोई साइकिल टूट गया हो। बॉडी और माइंड पहली बार इतना फ्री लगता है। वो गहरी सांस लेता है। अब सेल्फ रिलीज रियलम के लिए रोक नहीं रहा। मतलब वो सोचता है ठीक है, गोल्डन स्केलेटन बार बार स्ट्राइक करता है 18 टाइम्स। हर स्ट्राइक बॉडी और स्पिरिट को रिफाइन करने लगती है। आखिरी स्ट्राइक के बाद सब शांत हो जाता है। लेग के ऊपर फियरलेस लायन आंखें खोलता है। गोल्डन बॉडी पूरी तरह फॉर्ज हो चुकी थी उसकी। वो गहरी आवाज में कहता है टाइम आ गया। एंशिएंट मॉन्क 18 स्लैब्स का बैप्टिज्म लेने का। अच्छा, यानी जिसकी तलाश ये कर रहा है वो सीहाव को मिल चुका है। ठीक है, इसका नाम मतलब देखना है भाई, जाएगा नीचे, इसकी नाम मतलब ना जल के काली होने वाली है इसकी। ठीक है, अब क्या जलेगी आप कमेंट में बताओ। लेग गरज रहा था और नीचे सीहाव अभी भी खड़ा था। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। और गाइस आप लोग यार क्या कर रहे हो, एक सब्सक्राइबर कम हो रहा है, फिर एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है यार, 58, 57, 58 हो रहा है। तो थोड़ा दिखाओ
सपोर्ट के लिए एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, और शाम तक हो सके तो आ जाएगा वीडियो।